नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। पिछले वीडियो में हम स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है। उसके बाद स्ट्रेस के यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वाले वीडियो में स्ट्रेस टेंसर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन का सीधा सा मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन को जो मेजर किया जाता है उसे हम स्ट्रेन में करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे आप, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसमें हम एक्सटर्नल लोड लगाएं तो एक्सटर्नल लोड की वजह से इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होगा। उस इंटरनल रेजिस्टेंस के पर यूनिट एरिया को ही हम स्ट्रेस करते हैं। यानी कि इसमें एक्सटर्नल लोड की वजह से इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा और उस स्ट्रेस की वजह से ये बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। इसके मॉलिक्यूल्स में थोड़े चेंजेज आएंगे जिसकी वजह से ये बॉडी डिफॉर्म होगी, डिफॉर्मेशन आएगा। तो स्ट्रेन में जनरली हम उसी डिफॉर्मेशन को मेजर करते हैं। तो स्ट्रेन को अगर सीधा सीधा कहा जाए तो मेजर द डिफॉर्मेशन, ये होता है स्ट्रेन। जनरली स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले स्ट्रेन होता है, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेन, उसके बाद आता है आपका शियर स्ट्रेन। अगर नॉर्मल को भी डिवाइड करो तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल स्ट्रेन, उसके बाद बैलोमेट्रिक स्ट्रेन। इसको भी अगर डिवाइड करो तो टेंशन स्ट्रेन, कंप्रेशन स्ट्रेन। लेटरल को भी डिवाइड करो तो टेंशन स्ट्रेन और कंप्रेशन स्ट्रेस। ये स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन की टाइप। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? जब भी किसी बॉडी में उसके एक्सिस के डायरेक्शन में, उसके एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लग रहा हो जिसके वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा हो, उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू आप लिख सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लोड। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी में यहां पे अगर लोड लग रहा हो तो इस लोड के लगने से अगर इसकी इनिशियल लेंथ यल हो, इस लोड के लगने से अगर इसकी लंबाई चेंज हो जाए, अगर इसकी लंबाई चेंज होके इतना हो जाती है, यानी कि पहले यह यल था, अब डेल्टा यल इसमें लंबाई बढ़ गया है, तो इस केस में इसका स्ट्रेन हो जाएगा कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये होता है स्ट्रेन। यानी कि इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर लोड लगा हो या उससे जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो उसे कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर फार्मूला के टर्म में कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रेन को जनरली हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फार्मूला इसका कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये होता है स्ट्रेन का फार्मूला कि जो भी उसमें चेंजिंग आ रही है, जो भी बॉडी में, चाहे वो कंप्रेस कीजिए चाहे वो टेंशन में ले जाइए, उसके वजह से बॉडी में जो भी चेंजेज आ रही है वो होता है हमारा स्ट्रेन। यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है स्ट्रेन। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया, इसे हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं क्योंकि ये इसके एक्सिस के अलोंग में है। और जब भी हम स्ट्रेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि जब भी लोड एक्सिस के अलोंग लगे, एक्सिस के अलोंग में जब लोड लगता है तो उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल भी 2 टाइप के होते हैं। तो अगर हम टेंशन की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, अगर टेंशन में, अगर ये बॉडी टेंशन में हो, अगर लोड बाहर की ओर लग रहा हो, खींच रहा हो, तो खींचने की वजह से इसकी लंबाई अगर यल से बढ़ के डेल्टा यल हो गई तो इस केस में इसमें टेंशन जो स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा टी इक्वल टू डेल्टा यल बाई एल। तो इसे कहते हैं, इस केस में इसको कहते हैं हम टेंशन स्ट्रेन। लेकिन जो इसको बॉडी के अलोंग में अगर हम कंप्रेशन की बात करें, ये हमारा कंप्रेशन, अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये मान लीजिए कि बॉडी है, अगर इस बॉडी को कंप्रेशन में अगर लोड लगे, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, अगर इसकी इनिशियल लेंथ यल हो, उस लेंथ की यल घट के इतना हो जाए, कंप्रेशन की वजह से ये घट के इतना हो जाए, डेल्टा यल अगर लेंथ घट जाए तो इस केस में स्ट्रेन हो जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा यल अपॉन एल। तो ये होता है कंप्रेशन का केस। जब भी किसी बॉडी को कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेशन की वजह से जो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, जो उसके लंबाई में कमी आ रही है, जो उसके डायमेंशन में कमी आ रही है, उतना अपॉन उसकी ओरिजिनल डायमेंशन, ये हो गया कंप्रेशन। अब बात करते हैं कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल में जब एक्सिस के अलोंग में लगा रहे थे और उसके एक्सिस के डायरेक्शन में जो चेंजिंग आ रही थी वो हुआ हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन जब भी अलोंग के अलावा
जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेन आ रहा है, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रही है, वो होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी हो, ये कोई हमारे पास है, इसकी लंबाई अगर हम मान लें कि यल हो, अगर इसकी लंबाई यल हो, इसकी विड्थ जो है वो अगर बी हो, इसकी हाइट अगर एच हो, अगर इसमें हम पी फोर्स से अगर इसको खींच रहे हैं तो इसमें चेंजिंग कैसे आएगी? इसकी जो लंबाई है वो बढ़ के यल प्लस डेल्टा यल हो जाएगी। जो इसकी लंबाई है वो एल से बढ़ के डेल्टा यल हो जाएगी, यल प्लस डेल्टा यल, क्योंकि इसमें टेंशन लगा है। जाहिर सी बात है कि जब भी किसी बॉडी को आप खींच रहे हैं, इसको जब भी खींचेंगे तो अगर उसके उस डायरेक्शन में अगर वो लंबाई बढ़ रहा है तो बाकी के जो दो डायरेक्शन होंगे, बाकी की जो दो लंबाइयाँ होंगी, वो जाहिर सी बात है कि कम होगा। तो उस डायरेक्शन में जो चेंजिंग आ रही है उसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मान लीजिए कि इसकी चेंजिंग इसमें अगर आ रही है, ये बी था पहले, अगर इस डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन में चेंजिंग आ रही है, अगर विड्थ में अगर डेल्टा बी हो, तो उस केस में हम इसको लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू डेल्टा बी अपान बी। अगर हाइट में डेल्टा एच की चेंजिंग हो रही है तो उसमें कमी आ रही है, क्योंकि पहले एच था और चेंजिंग हुई डेल्टा एच की, तो उसकी फाइनल तो हुई एच माइनस डेल्टा एच। लेकिन हमारा स्ट्रेन होता है चेंजिंग डायमेंशन, यानी कि डेल्टा एच अपान एच। तो हमारा जो स्ट्रेन होता है डेल्टा एच अपान एच, यानी कि चेंज इन हाइट अपान ओरिजिनल हाइट अपान ओरिजिनल हाइट। ये होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन, यानी कि उस लोड के एलोंग में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसके अलावा जो डायरेक्शन है उसमें जो डेवलप होगा उसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन इसको एक बात और इसमें समझ लें कि चूंकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या था, अगर हम यहाँ से पी लोड ऐसे टेंशन में लगा रहे हैं तो टेंशन की वजह से बाकी जो डायरेक्शन होंगे उसमें कमी आएगी। तो अगर इस केस में अगर लॉन्गिट्यूडनल को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई एल पॉजिटिव लिखेंगे टेंशन की वजह से, तो उस केस में जो बाकी जो लेटरल स्ट्रेन होंगे वो माइनस में आएंगे, क्योंकि वो उसमें कंप्रेशन हो रहा है। तो डेल्टा बी बाई बी। एक और जो हाइट वाला है वो भी माइनस एच बाई एच, क्योंकि उसमें ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं। ये जब भी आप कंपटीशन में बैठेंगे, गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आगे इक्वेशन बनाए जाते हैं जो कि इसका बहुत काम आता है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर इसमें टेंशन की वजह से लंबाई बढ़ रही है तो अगर इसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो बाकी जो दो डायरेक्शन है उसमें लंबाई में कंप्रेशन आएगा, उनके लेंथ में कंप्रेशन होगा, तो वो निगेटिव साइन आएगा। लेटरल भी दो तरह का होता है, टेंशन और कंप्रेशन। तो इसमें भी इसको देख लेते हैं कि चूंकि ये टेंशन में है, लॉन्गिट्यूडनल में अगर टेंशन लगा हो तो उस केस में लेटरल में जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा वो कंप्रेशन में हो रहा है। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन का केस। लेकिन जब भी अगर लॉन्गिट्यूडनल में अगर मान लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर कंप्रेशन हो, तो जो इसके बाकी जो डायरेक्शन होंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन हो तो जो बाकी जो डायरेक्शन होंगे उसके डायमेंशन में जो चेंजिंग होगी वो बढ़ेगा, तो उस केस में वो पॉजिटिव होगा। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में अगर इस केस में अगर लॉन्गिट्यूडनल में हम लिख दें कि माइनस डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि इसमें अगर कंप्रेशन हो रहा है तो बाकी जो दोनों केस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, डेल्टा प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच, ये दोनों डायरेक्शन का स्ट्रेन होगा। तो ये हो गया आपका लेटरल स्ट्रेन। अब देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। जब भी 3D डायमेंशन हो कोई, तो 3D डायमेंशन में उसमें अगर उस बॉडी में कोई चेंजेज आ रही हैं तो इसका भी सीधा सा मतलब होता है कि चेंजिंग डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि पूरे उसके वॉल्यूम में जो चेंजिंग आ रही है और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो उसके पूरे वॉल्यूम में जो चेंजिंग हो रही है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी हो, ओरिजिनल वॉल्यूम भी हो, तो ये होता है इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब तक हम इतना पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस के अंतर्गत उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब लोड लगा हो तो उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। या उसी डायरेक्शन में जब डिफॉर्मेशन हो रहा है और डिफॉर्मेशन को जब मेजर करते हैं
तो ऐसे हम नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं। इसको भी 3 भाग में डिवाइड किए। लॉन्गिट्यूडनल, जब एक्सिस के अलोंग में लगा हो तो उस अलोंग वाले डायरेक्शन में जो चेंजिंग आ रही है लॉन्गिट्यूडनल, और उस अलोंग के अलावा जो बाकी जो डायरेक्शन बचते हैं उसको लेटरल, और वॉल्यूम में अगर चेंजिंग दिखाना हो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमारा लास्ट बचता है शियर स्ट्रेन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि शियर स्ट्रेन क्या होता है। इससे पहले हम शियर स्ट्रेस पढ़ चुके हैं कि जब भी एरिया के डायरेक्शन में उस प्लेन में जब स्ट्रेस लोड लगा हो तो उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेन भी वहीं से आएगा, जब भी सरफेस एरिया के प्लेन में लोड लगा हो, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लोड लगा हो, उसके वजह से जो उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा, अगर उसे मेजर करना हो तो उसे हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी हो, अगर इसको एक एक्सिस इसका फिक्स कर दें, इस एक प्लेन को इसको हम फिक्स कर दें, तो अगर इसको हम यहाँ से अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए कि पी फोर्स से इसको हम अगर लगा रहे हैं, तो ये 5 डिग्री इंक्लाइन हो गए, 5 डिग्री टेंड हो गए, ये ऐसे बन जाता है। इसका फाइनल शेप ए डैश और बी डैश पे ऐसे बन जाता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो इसमें डिफॉर्मेशन आया वो फाई वाला आया। तो जनरली हम शियर स्ट्रेन को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये फाई हमारा जो डिफॉर्मेशन हुआ ये हमारा शियर स्ट्रेन होता है। तो इस केस में हम शियर स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते हैं गामा इक्वल टू फाई, ये होता है हमारा शियर स्ट्रेन। लेकिन जब भी अगर मान लीजिए कि ये फाई बहुत स्मॉल हो, अगर फाई इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल हम मान लें, तो ये मैथमेटिकल टर्म है कि अगर फाई बहुत स्मॉल हो तो हम फाई इक्वल टू लिख सकते हैं 10 फाई, हम फाई इक्वल टू लिख सकते हैं 10 फाई। तो उस केस में जो हमारा गामा होता है वो 10 फाई के इक्वल हो जाता है। अगर इसमें हम 10 लगा दें तो 10 फाई इक्वल टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं ए डैश अपान ए सी, ए डैश अपान ए सी। चूंकि मान लीजिए कि इसकी ओरिजिनल लेंथ यल हो और ये 5 टिल्ट होने के बाद, 5 डिग्री इंक्लाइन होने के बाद, इसमें डिफॉर्मेशन होने के बाद ये डेल्टा एल की इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा इक्वल टू 10 फाई इक्वल टू डेल्टा एल अपन एल। ठीक है, ऐसे ही देख सकते हैं इधर भी चूंकि फाई यहाँ पे टिल्ट हुआ तो फाई यहाँ भी इंक्लाइंड होगा, तो यहाँ भी उतना ही आ जाएगा। अगर ये फाई हो तो यहाँ भी गामा इक्वल टू फाई इक्वल टू, बहुत छोटा अगर गामा हो, बहुत स्मॉल हो तो 10 फाई, और 10 फाई इक्वल टू बी बी डैश अपन, अगर मान लीजिए कि ये डी हो तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो ये होता है इसका फार्मूला, इसको याद रखना है आपको, ये चीजें आपको काम आएंगी। आप अब देखते हैं ये सारी चीजें तो खत्म हो गई, जितना भी ये सारी चीजें था नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, वॉल्यूमेट्रिक सारा देख लिए। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी ये आता है। एसएससी जेईई के पेपर दे रहा हूँ तो एसएससी के जेईई के पेपर में सीधे सीधे आपको फार्मूला पे कोई न्यूमेरिकल छोटा मोटा आ जाता है। गेट के एग्जाम में यहाँ से तो नहीं आता, लेकिन इसका एप्लीकेशन आता है, क्योंकि जब भी आप इसे आगे पढ़ेंगे तो ये इसका एप्लीकेशन यूज होगा। इससे आगे जो भी हम एनालिसिस करेंगे, जो भी चीज़ें डिराइव करेंगे, उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो लेटरल हम लोग पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे उसको डिराइव करेंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी काम आती हैं। अगर इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें, आईईएस के एग्जाम की बात करें, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, वो भी डायरेक्शन के बारे में पूछ लेता है। रेलवे जेईई में भी यहाँ से आता है, इसको आप नोट पॉइंट बना के अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम हुक्स लॉ के बारे में बात करेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए एजम्पशन क्या है, किस एजम्पशन के बेस पे हम पूरे सब्जेक्ट को आगे पढ़ेंगे। अभी तक जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं ये सोम का बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसके अगले लेक्चर में हम जब एजम्पशन बता देंगे कि किस एजम्पशन के बेस पे आगे सोम पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।